महेंद्र एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 दिया जा चुका है, जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर बताना है कि इसमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या हर्षवर्धन को। इसमें बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और ये चंद्रगुप्त का क्या था? उत्तराधिकारी था। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं के कारण, इन्हीं विजयों के कारण ही समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, रोमन बस्ती कहाँ से प्रारंभ हुई। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, अर्कामेडू, रंगपुर, सतारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अर्कामेडू। रोमन बस्ती जो है वो अर्कामेडू से प्राप्त हुई है और अर्कामेडू जो है वो प्राचीन काल का एक बंदरगाह है। अर्कामेडू क्या है? एक बंदरगाह है। यह प्राचीन काल में दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह था। ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। यहाँ पर बताना है कि पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने? फिरोज तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने, शेरशाह ने, बाबर ने। पुराना किला के भवनों का निर्माण, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शेरशाह ने। पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने करवाया था। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। शेरशाह बिलग्राम के युद्ध, जो कि 1540 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। इसी के पश्चात वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 1540 में जब बिलग्राम का युद्ध हुआ, उसके बाद में जो है वो शेरशाह दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी। यहाँ पर पूछ रहा है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। चामुंडा राय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने, तेजपाल ने। यहाँ पर बताना है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी। तो यहाँ पर चामुंडा राय ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडा राय ने। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और चामुंडा राय जो है वो चालुक्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? ये चालुक्य वंश का शासक था, जिसने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, चोलों की राजधानी थी। यहाँ पर बताना है चोलों की राजधानी थी कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची या तंजौर। चोलों की राजधानी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कावेरीपत्तन। चोलों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? कावेरीपत्तन में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा या औरंगजेब। तो यहाँ पर बताना है कि कौन दक्कन का गवर्नर रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, औरंगजेब। 1636 की संधि के पश्चात
1636 में एक संधि हुई थी। इसी के पश्चात शाहजहां औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाकर दिल्ली चला गया था। 1636 ईस्वी में जब संधि हुई, उसके बाद शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाकर दिल्ली चला गया और 1636 से लेकर के 44 ईस्वी तक औरंगजेब पहली बार दक्षिण का सूबेदार रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, प्रथम प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। मुगल प्रशासनिक, प्रथम नहीं मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है, मतलब माल किसे कहा जाता था? भू राजस्व का, वेतन का, भत्तों का, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो माल शब्दावली प्रयोग हुई है मुगल प्रशासनिक काल में, वो भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। यहाँ पर पूछ रहा है कि 1857 में जो विप्लव हुआ था उसके कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, कौन था? सैयद अहमद खां, बीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सर्वप्रथम भारतीय ने लिखा था 1857 के विप्लव के का कारण, वो था सैयद अहमद खां। कौन था? सैयद अहमद खां था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI, कौन? 20 NI में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। मेरठ की जो पैदल टुकड़ी थी वहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई। इन आंदोलनों के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय जो था वो क्या था, कौन था? सैयद अहमद खां था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। यहाँ पर WC बनर्जी, SN बनर्जी, RN टैगोर, BG तिलक। तो यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, RN टैगोर, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक भी थे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। यहाँ पर बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1865, 1870, 1875, 1880। तो यहाँ पर जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। और आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था 1875 ईस्वी में। बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती ने कहाँ किया था? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप में पुनः प्रतिस्थापित करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर बताना है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, CR दास या बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो CR दास से थे, अर्थात चित्तरंजन दास थे। और स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था वो जनवरी 1923 में। कब हुआ था? जनवरी 1923 में देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो देश बंधु चित्तरंजन दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। चित्तरंजन दास जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और महासचिव कौन थे? इसके महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, भारतीय
राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? M.K. गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती? तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर जो है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। धर्म सुधार का प्रारंभ देश के पूर्वी भाग बंगाल से हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इस कारण राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत भी इन्हीं को कहा जाता है। नवजागरण का अग्रदूत, मुख्य आंदोलनों का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का प्रथम महान नेता माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया गया है लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद? तो इसमें बताना है कि लाल कुर्ती दल का नेता कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती दल के नेता कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान थे। अब्दुल गफ्फार खान ने अफ़गानिस्तान की सीमा पर लाल कुर्ती आंदोलन को चलाया था। कहाँ पर चलाया था? अफ़गानिस्तान की सीमा पर। अफ़गानिस्तान की सीमा पर लाल कुर्ती आंदोलन को चलाया था और इन्हीं को, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। M.K. गांधी समर्थक थे। मोहनदास करमचंद गांधी समर्थक थे किसके? मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के या दार्शनिक अराजकतावाद के? तो यहाँ पर M.K. गांधी जो थे, मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, वो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। अर्थात यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? आर श्रीनिवासन, B.R. अम्बेडकर, C. राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय? तो यहाँ पर बताना है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक B.R. अम्बेडकर थे। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। इसकी स्थापना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन 1861, 1892, 1909 और 1919। तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा प्रारंभ हुई थी, वो कब प्रारंभ हुई थी? सन 1892 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? यहाँ पर बताना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? बीरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना हुई थी वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1904 ईस्वी में। कब की गई थी? सन 1904 में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? यहाँ पर बताना है किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? A.K. आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू?
किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। वर्धा में 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। कहाँ पर पारित किया था? वर्धा में पारित किया था 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो प्रस्ताव। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को, कब? 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब प्रारंभ की गई थी? 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ की गई थी। 8 अगस्त को स्वीकृति हुई और 9 अगस्त को आंदोलन शुरू कर दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम लिखिए। यहाँ पर ये पर्वतीय दर्रे दिए गए हैं, यहाँ पर बताना है कौन पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है। शिवकीला दर्रा, नाथुला दर्रा या बोमडीला और लिपुलेख, इसमें से बताना है क्रम इसका क्या सही होगा। तो यहाँ पर पश्चिम से पूरब चलना है। पश्चिम से पूरब चलने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहला जो होगा वो शिवकीला होगा। क्या होगा? शिवकीला होगा, अर्थात ए नंबर पहले होगा और इसके बाद में लिपुलेख है अर्थात डी नंबर होगा। शिवकीला के बाद लिपुलेख और उसके बाद में नाथुला अर्थात बी नंबर होगा और इसके बाद में सी, अर्थात जो सही क्रम है इसका पश्चिम से पूरब वो क्या है? पहले शिवकीला है, उसके बाद में लिपुलेख है, फिर नाथुला है और उसके बाद में बोमडीला है, अर्थात ए डी बी सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कह रहा है सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में है, ये ऑप्शन हम लोगों का सही है। इसके बाद में तो यहाँ पर बांदी राष्ट्रीय उद्यान जो है हम लोगों का कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ये हम लोगों का सही होगा। इसके बाद में मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है वो असम में है, ये भी करेक्ट है हम लोगों का। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है वो केरल में है, ये भी हम लोगों का करेक्ट है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ना होकर के कहाँ पर है? उड़ीसा में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? यहाँ पर बताना है किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो यहाँ पर बताना है कि किस मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। अब चूँकि काली मिट्टी जो होती है वो काले रंग की होती है, जिसका कारण है कि इसमें एल्यूमिनियम एवं लौह तत्व और एल्यूमिनियम की मात्रा इसमें क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसी काली मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, जिससे इसमें कई प्रकार के खनिज लवण विद्यमान होते हैं। अतः ये मिट्टी जो है काली मिट्टी ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है इसी कारण से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, रोहतांग दर्रा अवस्थित है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। तो यहाँ पर बताना है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जबकि उत्तराखंड में जो है
यहाँ पर लिपुलेख दर्रा है। कहाँ पर? उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा है। और रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? इक्ता, सरकार, तर्फ या सूबा? तो मुगल काल में जो जनपद था उसको क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। मुगल काल में जनपद को सरकार कहा जाता था। और इसका संस्थापक कौन था मुगल वंश का? मुगल वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? बाबर था। बाबर एवं उत्तरी मुगल शासक तुर्क सुन्नी मुसलमान था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की भी स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता था। तो जो बादशाही एक पद मिलता था उसका भी जो प्रतिपादन किया था उस किसने किया था? बाबर ने किया था। उसी के बाद में जो शासक हुआ करते थे उनको बादशाह कहा जाने लगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्लैक पर्वत अवस्थित है। यहाँ पर बताना है कि ब्लैक पर्वत अवस्थित है कनाडा में, नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में, यूएसए में। तो यहाँ बताना है ब्लैक पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो ब्लैक पर्वत जो है वो यूएसए में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। और ब्लैक पर्वत को अवरोधी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किस पर्वत के नाम से? अवरोधी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे पर्वतों को भ्रंशोत्थ पर्वत से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों से धरातल के किसी भाग में भ्रंश के द्वारा होता है। भ्रंश के द्वारा, इसीलिए इसको भ्रंशांत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ। यहाँ पर बताना है मरुस्थल किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, क्या कारण है जिस क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता हो, या कोई पादप न पाया जाता हो, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, या बालू के टीले की प्रधानता हो। तो जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है उस क्षेत्र को मरुस्थल क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। मरुस्थल क्षेत्र किसे कहा जाता है? जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उस क्षेत्र को मरुस्थल क्षेत्र कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में, प्रशांत महासागर में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अंध महासागर में, ये सही है। प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है? अंध महासागर में स्थित है। और प्रतिच्छेदन का मतलब होता है जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, अर्थात प्रधान याम्योत्तर रेखा और विषुवत रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? अंध महासागर में काटती हैं। अंध महासागर में दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। यहाँ पर बताना है सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं मध्य कपासी, मध्य स्तरीय, कपासी या पच्छाब स्तरीय। तो यहाँ पर बताना है कि जो सर्वाधिक ऊंचाई का बादल होता है वो कहाँ पे? तो वो पच्छाब स्तरीय, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पच्छाब मेघ आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई, अर्थात कहाँ से? 6000 से लेकर के 12,000, 6000 से लेकर के 12,000 मीटर की ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की भांति कोमल व छितराए मेघ होते हैं। ये जो है वो सफ़ेद रेशम की भांति कोमल होते हैं और बिखरे हुए होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? यहाँ पर बताना स्टॉक एक्सचेंज मतलब हुआ शेयर बाजार। क्या हुआ? शेयर बाजार। तो 1882 में, 1887 में, 1914 में,
1842 में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1882 में भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1882 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पर भारत पूछ रहा है, भारत ही नहीं बल्कि पूरी एशिया, जितनी भी एशिया का क्षेत्र है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाज़ार बम्बई शेयर बाज़ार है। कौन सा शेयर बाज़ार है? बम्बई शेयर बाज़ार जो है पूरी एशिया का सबसे पुराना शेयर बाज़ार है और इसकी स्थापना सन 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी, लेकिन यह 1882 ईस्वी में कार्य करना शुरू किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, चूँकि यहाँ पर 1875 में तो स्थापना हो गई थी, लेकिन कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1882 में। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि सही रूप से कार्य करना जो एक स्टॉक एक्सचेंज था मुंबई का, वो 1882 में कार्य करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 दिया गया है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर पूछ रहा है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। अरब का मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो है वो थार मरुस्थल है, अर्थात यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र होता है वो थार मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है, और इसका क्षेत्रफल जो है वो 2,60,000 किलोमीटर, कितना? 2,60,000 किलोमीटर स्क्वायर उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,60,000 किलोमीटर स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में फैला हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में कौन अंतर्महाद्वीपीय है? यहाँ पर बताना है इन देशों में से कौन अंतर्महाद्वीपीय हैं। लाओस, जॉर्जिया और टर्की, टर्की और लाओस, या ट्यूनीशिया। तो यहाँ पर जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो सही है जॉर्जिया और टर्की, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जॉर्जिया और टर्की। यहाँ ये देश जो हैं वो अंतर्महाद्वीपीय होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया गया है सुमेलित नहीं है। बेलग्रेड, डैन्यूब, लिस्बन, टाइबर, वारसा, विस्चुला, वाशिंगटन, पोटोमैक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बेलग्रेड, ये डैन्यूब, ये हमारा सुमेलित है। वारसा जो दिया गया है विस्चुला, ये भी हमारा सुमेलित है। वाशिंगटन पोटोमैक, ये भी हमारा सुमेलित है। यहाँ पर जो दिया गया है लिस्बन, जो टाइबर दिया गया है, यहाँ पर टाइबर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? टेगस। लिस्बन किससे संबंधित है? टेगस से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, यही हमारा सुमेलित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी बताना है कौन सुमेलित नहीं है। माओरी, न्यूजीलैंड, मसाई, जाम्बिया, मयाज, ग्वाटेमाला, बुशमैन, कालाहारी। यहाँ पर बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोगों का पहला नंबर ऑप्शन है माओरी, ये न्यूजीलैंड, ये हम लोगों का सुमेलित है। और जो मायाज दिया गया है ग्वाटेमाला, ये भी हमारा सुमेलित है। बुशमैन, कालाहारी, ये भी हमारा सुमेलित है। यहाँ जो सेकंड दिया गया है बी नंबर मसाई, ये मसाई जो है वो जाम्बिया नहीं बल्कि ये किससे संबंधित है? टंगानिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? टंगानिया से संबंधित है। इसीलिए यहाँ पर बी नंबर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 33 दिया गया है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। यहाँ पर बताना है भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो बताना है हम लोगों को कि सही क्या है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत,
या क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, या कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है वो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। और इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था इसका गठन? भारतीय संविधान सभा गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 दिया गया है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। यहाँ पर बताना है भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, के संथानम या के.एम. मुंशी द्वारा। तो यहाँ पर B.N. राव, B.R. जो दिया गया है B.R. अम्बेडकर, B.N. राव द्वारा या के संथानम द्वारा, के.एम. मुंशी द्वारा। तो यहाँ जो B.N. राव द्वारा दिया गया है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था वो B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। और 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। तो इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम प्रारूप समिति के, वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। जबकि इसका जो प्रारूप तैयार किया गया था भारतीय संविधान सभा का, वो B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद, यहाँ पर अनुच्छेद बताना है, किस अनुच्छेद में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 47? तो यहाँ पर अनुच्छेद 43A के अंतर्गत है वो कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ बताना है इन युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य का नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 मूल कर्तव्य। तो यहाँ पर बताना है कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर भाग 2 में नागरिकता, ये भी सही है। भाग 3 जो है मूल अधिकार, ये भी सही है। भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्व, ये भी सही है। और भाग 5 जो दिया गया है ये मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है और इसे भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 37 भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बताना है कि दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 118 के खंड 4, अनुच्छेद 118 के खंड 4 में सदनों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। और ये कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 118 के खंड 4 में वर्णित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? अनुच्छेद 262 के अनुसार, अनुच्छेद 263 के अनुसार, अनुच्छेद 264 के अनुसार या अनुच्छेद 265 के अनुसार। तो यहाँ पर अनुच्छेद 263 के अनुसार अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो हम लोगों का सही आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 263 के अंतर्गत होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 राज्यसभा में
धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंतर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए। 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन या 18 दिन। तो 14 दिनों के अंदर, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 14 दिन के अंदर इसे लोकसभा को वापस करना पड़ता है। धन विधेयक जो है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है और ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में अनुमोदन के लिए भेजा जाता है और राज्यसभा इसे 14 दिन के भीतर वापस लोकसभा में भेजती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन होगा। दिया गया है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर बताना है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। 27, 28, 29 या 30। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। तो ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे अपलोड होने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।